हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। तो उत्तराखंड हिस्ट्री में हम कवर कर रहे थे परमार राजवंश को, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने परमार राजवंश के शासक अजयपाल के बारे में कवर किया था। और आज के लेक्चर में हम जानेंगे अजयपाल के बाद जो शासक आए, अजयपाल के बाद जो शासक हुए परमार राजवंश के, उन शासकों के बारे में हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अब देखो, अजयपाल के बाद जो सबसे पहला शासक यहाँ पर आता है वो होता है कल्याणपाल। ठीक है, और ये जो कल्याणपाल था, इसका जो शासनकाल रहा था वो 1519 से 1528 ईस्वी तक माना जाता है। तो 1519 से 1528 ईस्वी तक जो परमार राजवंश का शासक हुआ वो कल्याणपाल हुआ। ठीक है, अब ये जो कल्याणपाल था, ये जो कल्याणपाल शासक था, ये अजयपाल का पुत्र था। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही बन जाता है कि अजयपाल का पुत्र। ठीक है, तो अजयपाल का पुत्र जो था वो कौन था? वो कल्याणपाल था, जो अजयपाल के बाद परमार या फिर पारव राजवंश का एक शासक बना। अब देखो, इसी के बाद अब पवार राजवंश के शासक कल्याणपाल है, जिसने 1519 से 1528 ईस्वी तक शासन करा, और यह जो था वो अजयपाल का पुत्र रहा था। देखो, होता क्या है ना, यहाँ पर एक इतिहासकार इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं, और उन इतिहासकार का नाम है हरिकृष्ण रतूड़ी। हरिकृष्ण रतूड़ी। ठीक है, हरिकृष्ण रतूड़ी। तो हरिकृष्ण रतूड़ी जो है वो इस कल्याणपाल के बारे में हमें जानकारी देते हैं। देखो, हरिकृष्ण रतूड़ी का मानना था कि ये जो कल्याणपाल था ये स्वयं को कल्याण शाह बताता था। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आया कि हरिकृष्ण रतूड़ी ने कहा कि ये जो कल्याणपाल था ये स्वयं को कल्याण शाह बताता था। ठीक है, कल्याण शाह बताता था। और ये जो शाह की उपाधि इसे दी गई, यानी कल्याणपाल से जो शाह की उपाधि इसे दी गई, ये इसे लोदी राजवंश के शासकों के द्वारा दी गई थी। तो लोदी राजवंश के शासकों द्वारा इसे यहां पर शाह की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो हरिकृष्ण रतूड़ी ने कहा कि कल्याणपाल जो था वो स्वयं को कल्याण शाह बताता था, जो कि शाह की उपाधि से लोदी राजवंश के शासकों द्वारा दी गई थी। तो पवार राजवंश का पहला शासक जो शाह की उपाधि से सम्मानित हुआ वो था कल्याणपाल। लेकिन अगर आयोग हमसे क्वेश्चन पूछता है, आयोग का ऐसा क्वेश्चन बनता है कि पवार राजवंश का पहला शासक जिसने शाह की उपाधि धारण करी थी वह कौन था, तो ये क्वेश्चन अगर आयोग आपसे पूछे तो उसका आंसर होगा बलभद्र शाह। ठीक है, बलभद्र शाह। तो आयोग जब ये क्वेश्चन पूछेगा कि पवार राजवंश का प्रथम शाह की उपाधि धारण करने वाला शासक। ठीक है, तो पवार राजवंश का पहला शासक जिसने शाह की उपाधि धारण करी वो था बलभद्र शाह। अब देखो, इसी बलभद्र शाह के बाद 1528 से 1548 के मध्य, यानी कि 1528 से 1548 के मध्य हमें तीन शासकों की जानकारी मिलती है। तीन शासकों के विवरण हमें या वंशावली में नाम हमें देखने को मिलता है। और इसमें जो पहला शासक है वो है सुंदरपाल। ठीक है, पहला जो शासक हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम हमें देखने को मिलता है, वो है सुंदरपाल। दूसरा जो शासक है वो है हंस देवपाल। ठीक है, दूसरा शासक है हंसदेवपाल। और तीसरा जो शासक का नाम हमें देखने को मिलता है वो है विजयपाल। ठीक है, तो कल्याणपाल के बाद हमें तीन शासकों के नाम देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला शासक है सुंदरपाल, दूसरा जो शासक है वो है हंसदेवपाल,
और तीसरा जो शासक है वो है विजयपाल। तो 1528 से 1548 तक जो शासकों ने राज करा, जो पवार शासकों ने राज करा, वो थे सुंदरपाल, हंसदेवपाल और विजयपाल। अब देखो इन शासकों के बारे में, इन 3 शासकों के बारे में हमें सिर्फ इनकी वंशावली में नाम देखने को मिलता है, इनके बारे में अधिक जानकारी हमें नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन जो लास्ट विजयपाल है, जो लास्ट विजयपाल है, इसके बारे में हमें एक जानकारी देखने को मिल जाती है। देखो विजयपाल जो रहा था, जो पवार राजवंश का एक शासक रहा था, उस विजयपाल ने, पहला शासक था विजयपाल, पवार राजवंश का पहला शासक विजयपाल था जिसने तिब्बत पर आक्रमण करा। यानी कि विजयपाल पवार राजवंश का, पवार राजवंश का पहला शासक जिसने तिब्बत पर आक्रमण करा। ठीक है, तो पवार राजवंश का पहला शासक जिसने तिब्बत पर आक्रमण करा वह था विजयपाल। लेकिन देखो जब इसने तिब्बत पर आक्रमण करा और तिब्बत के साथ इसका एक युद्ध हुआ तो इस युद्ध में इसकी हार हो जाती है। यानी तिब्बत के साथ हुए आक्रमण में विजयपाल की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तो पवार राजवंश का प्रथम शासक विजयपाल था जिसने तिब्बत पर आक्रमण करा। साथ ही साथ बलभद्र शाह जो था वो पवार राजवंश का प्रथम शाह की उपाधि धारण करने वाला शासक था। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि प्रथम शाह की उपाधि धारण करने वाला पवार राजवंश का शासक कौन रहा था। तो आपके 2 ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं, पहला है बलभद्र शाह और दूसरा है कल्याण शाह। तो हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार जो कल्याण शाह था वो शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था, लेकिन जो वास्तव में आयोग जो इसका आंसर देता है वो देता है बलभद्र शाह। इसी विजयपाल के बाद जो अगला शासक बनता है, जो इसके बाद शासक आता है वो होता है सहजपाल। तो अब हम समझ लेते हैं सहजपाल के बारे में। तो विजयपाल के बाद जो अगला पवार राजवंश का शासक होता है वो होता है सहजपाल। और ये जो सहजपाल था इसका जो शासनकाल था वो 1548 ईस्वी से 1575 ईस्वी तक माना जाता है। तो 1548 ईस्वी से 1575 ईस्वी तक जो पवार राजवंश का शासक रहा वो सहजपाल रहा। देखिए ये जो पवार राजवंश का शासक सहजपाल था ये पवार राजवंश का 42वां शासक था। पवार राजवंश का 42वां शासक। ठीक है, तो पवार राजवंश का जो 42वां शासक था वो था सहजपाल। दूसरा पॉइंट ये बन जाता है कि इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें देवप्रयाग से मिलती है। सबसे पहले जो देवप्रयाग के मंदिर से मिले अभिलेख, तो देखो सबसे पहली जो हमें सहजपाल के बारे में जानकारी मिलती है वो देवप्रयाग के मंदिरों से मिले अभिलेख में मिलती है। तो देवप्रयाग के मंदिर से सहजपाल की हमें जानकारी मिलती है। दूसरी जो हमें जानकारी मिलती है वो देवप्रयाग के ही, देवप्रयाग यानी ब्रैकेट में लिख देता हूं टिहरी, ठीक है, देवप्रयाग टिहरी के रघुनाथ मंदिर में चढ़ी घंटी। ठीक है, तो देवप्रयाग टिहरी के रघुनाथ मंदिर से इसकी जानकारी मिलती है और साथ साथ इसी देवप्रयाग मंदिरों में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें से भी हमें सहजपाल की जानकारी मिलती है। अब देखो जो देवप्रयाग टिहरी का रघुनाथ मंदिर है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो रघुनाथ मंदिर जो स्थित है वो देवप्रयाग टिहरी में स्थित है। दूसरा
ये जो देवप्रयाग मंदिर है, देवप्रयाग टिहरी का रघुनाथ मंदिर है, इस मंदिर में एक घंटी चढ़ी हुई है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जो घंटी है उस पर कुछ पंक्तियां लिखी गई है और ये जो पंक्तियां हैं ये किसके बारे में लिखी गई है? ये इस सहजपाल के बारे में लिखी गई है। तो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में चढ़ी जो घंटी है उससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? उससे हमें सहजपाल के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब देखो, जिस समय 1548 से 1575 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था सहजपाल का, उस समय कुमाऊं में जो शासक रहे थे, कुमाऊं के शासक, ठीक है, उस समय कुमाऊं के जो शासक रहे थे वो थे भीष्मचंद, बालो कल्याण चंद और रुद्रचंद। ठीक है, रुद्रचंद, बालो कल्याण चंद और भीष्मचंद उस समय कुमाऊं के शासक रहे थे। देखो, जिस समय पवार राजवंश शासन कर रहा था उस समय पवार राजवंश तो गढ़वाल में शासन कर रहा था, लेकिन उस समय कुमाऊं में जो था चंद राजवंशों का शासन चल रहा था और चंद राजवंश में उस समय भीष्मचंद, बालो कल्याण चंद और रुद्रचंद का शासन था। तो सहजपाल जो रहा था, सहजपाल भीष्मचंद के समकालीन, बालो कल्याण चंद के समकालीन और साथ साथ इस रुद्रचंद के समकालीन रहा था। ठीक है, ये तो थी कुमाऊं की बात। अब देखो, अब भारत की अगर मैं बात करूं, भारत के इतिहास की अगर मैं बात करूं, तो भारत में उस समय जो शासन चल रहा था वो अकबर का शासन था और साथ साथ शेरशाह सूरी के समकालीन था। शेरशाह सूरी, ठीक है, तो शेरशाह सूरी और अकबर का इस समय क्या चल रहा था? शासनकाल चल रहा था। यानी कि जो सहजपाल था वो अकबर और शेरशाह सूरी के समकालीन था। साथ साथ चंद शासकों में भीष्मचंद, बालो कल्याण चंद और रुद्रचंद के समकालीन रहा था। अब देखो, अब यहाँ पर होता क्या है, जो ये अकबर है वो क्या करता है, वो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में एक अन्वेषण दल भेजता है। इसी टाइम पीरियड पर अकबर गढ़वाल क्षेत्र में एक अन्वेषण दल भेजता है। ठीक है, इसी समय अकबर क्या करता है, गढ़वाल क्षेत्र में एक अन्वेषण दल भेजता है। अब देखो, जब ये अन्वेषण दल हरिद्वार में पहुंचता है, हरिद्वार क्षेत्र में पहुंचता है, यानी कि उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पहुंचता है, तो इस हरिद्वार में ही जो सहजपाल था वो इस अन्वेषण दल को रोक लेता है। तो हरिद्वार में सहजपाल अन्वेषण दल को रोक लेता है। ठीक है, तो सहजपाल क्या करता है, सहजपाल इस अन्वेषण दल को रोक देता है। इसी के पश्चात, इसी अन्वेषण दल को रोकने के पश्चात इसे एक नाम दिया गया, इसे एक उपाधि दी गई, चतुर राजनीतिज्ञ राजा। तो इसकी जो उपाधि थी वो थी चतुर राजनीतिज्ञ राजा। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था चतुर राजनीतिज्ञ राजा। साथ साथ इसे प्रजा को सुख देने वाला शासक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को चतुर राजनीतिक राजा कहा जाता है। साथ साथ इसे ही प्रजा को सुख देने वाला शासक भी कहा जाता है। अब देखो, इसके शासनकाल में, जो सहजपाल था, इसके शासनकाल में किसी भी प्रकार का बाहरी आक्रमण नहीं हुआ। ठीक है, जिस कारण इसे लोगों ने प्रजा को सुख देने वाला शासक बताया। तो ये जो था वो सहजपाल के बारे में कुछ जानकारी थी। इसके बाद जो
अगला शासक यहाँ पर आएगा, जो सहजपाल के बाद अगला शासक आएगा वो होगा बलभद्र शाह। तो अब हम समझ लेते हैं बलभद्र शाह के बारे में। सहजपाल के बाद जो अगला पवार राजवंश का शासक आता है वो होता है बलभद्र शाह, और इसका जो शासनकाल था वो 1575 ईस्वी से 1591 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट यह बनता है कि ये जो बलभद्र शाह था वो पवार राजवंश का पहला शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण करी, और ये जो है आयोग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पवार राजवंश का पहला शासक जिसने शाह ठीक है, तो पवार राजवंश का पहला शासक जिसने शाह की उपाधि धारण करी थी वो था बलभद्र शाह, और इसे जो शाह की उपाधि दी वो बहादुर खां लोधी द्वारा दी गई थी। तो शाह की उपाधि जो दी गई वो बहादुर खां लोधी द्वारा दी गई थी। ठीक है, शाह की उपाधि जो दी गई वो बहादुर खां लोधी द्वारा दी गई। अब देखो, जिस समय बलभद्र शाह शासन करता है, सबसे पहले इसके बारे में एक और पॉइंट मैं आपको लिखवाता हूं कि ये जो था अजयपाल के बाद पवार राजवंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण या फिर हम कह सकते हैं शक्तिशाली शासक। ठीक है, शक्तिशाली शासक। तो अजयपाल के बाद जो दूसरा शक्तिशाली शासक हुआ पवार राजवंश का वो था यह बलभद्र शाह। अब जिस समय ये शासन कर रहा था उस समय जो भारत था, भारत में किसका शासनकाल था? अकबर का शासनकाल था। और जो गढ़वाल में तो बलभद्र शाह शासन कर रहा है, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र में जो शासन रहा था उस समय वो रहा था रुद्रचंद का। तो इस समय कुमाऊं का जो शासक था वो था रुद्रचंद। ठीक है, कुमाऊं का शासक रुद्रचंद था। और भारत की अगर मैं बात करूं, भारत में किसका शासन था उस समय? भारत में मुगलों का शासन था। ठीक है, भारत में मुगलों का शासन था, और मुगलों में जो शासक राज कर रहा था वो था अकबर। ठीक है, अकबर का। और अकबर की अगर मैं बात करूं तो अकबर ने 1553 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक शासन करा था। तो अकबर का शासनकाल था उस समय भारत में, जिस समय बलभद्र शाह शासन कर रहा था, और कुमाऊं में रुद्रचंद का शासन रहा था। अब देखो, अब यहां पर देखना, अब अकबर जब शासन कर रहा था तो इसी अकबर के कुछ विद्रोही उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में आकर बस गए। इस अकबर के जो विद्रोही थे वो तराई क्षेत्र में आ पहुंचे। ठीक है, अकबर से बसने के लिए ये कहां पहुंचे? तराई क्षेत्र में आ पहुंचे। इस तराई क्षेत्र में आए हुए विद्रोहियों को इस बलभद्र शाह ने पकड़कर अकबर को सौंप दिया। ठीक है, अकबर को सौंप दिया। अब जब इसने अकबर को सौंप दिया इन विद्रोहियों को, तो ये अकबर ने इस पर कभी भी आक्रमण नहीं करा, और यह स्वयं को एक स्वतंत्र शासक बनाने में सफल रहा था। तो बलभद्र शाह पर कभी भी मुगलों का आक्रमण नहीं हुआ था। इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें अकबरनामा से मिलती है। ठीक है, इसकी जो हमें जानकारी मिलती है बलभद्र शाह की, वो हमें अकबरनामा से मिलती है। और इसी अकबरनामा में इसे राम शाह बताया गया है, और साथ साथ इसे बलराम शाह भी बताया गया है। ठीक है, तो राम शाह और बलराम शाह जो कहा जाता था वो इसी बलभद्र शाह को कहा जाता था।
इसके बाद इसके बीच एक युद्ध हुआ, ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच एक युद्ध हुआ इसी टाइम पीरियड पर। गढ़वाल और कुमाऊं, ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच क्या हुआ, एक युद्ध हुआ जिसे हम कहते हैं ग्वालदम या फिर बधानगढ़ का युद्ध, ठीक है, ग्वालदम या फिर बधानगढ़ का युद्ध कहते हैं। अब ये जो युद्ध था वो कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य लड़ा गया था और इस समय कुमाऊं का जो शासक था वो था रुद्रचंद, ठीक है, और गढ़वाल में किसका शासन था, गढ़वाल में जो शासन कर रहा था वो बलभद्र शाह कर रहा था। तो बलभद्र शाह के बीच और रुद्रचंद के बीच एक युद्ध हुआ, किसका, बधानगढ़ का युद्ध या फिर ग्वालदम का युद्ध, और इस युद्ध में जो विजय रहता है वो बलभद्र शाह विजय हो जाता है, ठीक है, बलभद्र शाह इस युद्ध में विजय हो जाता है और इसी विजय के बाद ये स्वयं को बहादुर शाह की उपाधि देता है, ठीक है, इसी के बाद ये क्या करता है, ये स्वयं को बहादुर शाह की उपाधि देता है। अब देखो जब ये युद्ध में विजय हो गया तो इसको पवार वंशी भीम कहा जाने लगा, पवार वंशी भीम, ठीक है। तो जो पवार वंशी भीम कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, वह इस बलभद्र शाह को कहा जाता है और साथ साथ जो बहादुर शाह की उपाधि ली थी वो भी इस बलभद्र शाह द्वारा ली गई थी, ठीक है। इसी के बाद इस बलभद्र शाह के दो पुत्रों का शासनकाल रहता है, जिसमें सबसे पहला पुत्र होता है मानसा और दूसरा होता है महापति शाह। तो मानसा के बारे में हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। साथ साथ जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा उसमें बलभद्र शाह को कवर किया, अजयपाल के पुत्र को जाना और साथ साथ कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी वंशावली में मिले नामों को भी समझा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।